वर्षा और तापमान सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है क्योंकि ये किसी भी ज़िले की वर्षा क्या हो रही है और तापमान का स्तर क्या है, वो उसका फसल भी निर्धारित करता है। उसकी मतलब जो भी वहाँ फसलें हो रही हैं और उसकी जलवायु कैसी है, ये सब उसी से निर्धारित होती है। तो और एक जिला एक उत्पाद का मतलब क्या है कि ये योजना लाई क्यों गई? मतलब ये योजना अपने बेरोज़गार बेरोज़गार अभ्यर्थियों को योजना रोज़गार देने के लिए भी सहायक हो सकती है ये। मतलब घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है और साक्षरता क्या है? साक्षरता का मतलब होता है 7 वर्ष, मतलब 7 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति जिनको पढ़ना और लिखना दोनों आता हो, तो वो हो गया साक्षरता। हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा गौतम केवीएस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारी टीम द्वारा संचालित प्रदेश यात्रा नामक सीरीज़ के माध्यम से हम आपको अपने भारत के हृदय प्रदेश कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश की जिलेवार यात्रा कराने के लक्ष्य से आए हैं। तो हमारा आज का अगला ज़िला होगा शहडोल। शहडोल तो आइए हम और आप शहडोल ज़िले की यात्रा में सहयात्री बनते हैं। तो आइए शुरू करें शहडोल। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मैप की। ये मध्य प्रदेश का मैप है, देखा ही होगा सबने। तो हम अब बात करेंगे शहडोल ज़िले की। तो शहडोल ज़िला हम देखेंगे उसकी अवस्थिति क्या है, कहाँ पे है, मतलब वो मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से में है। फिर ये देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि शहडोल ज़िला का पड़ोसी ज़िले शहडोल ज़िले के पड़ोसी ज़िले कौन-कौन से हैं और वो किस राज्य से मतलब किस राज्य की सीमा को छूता है। तो हम देख रहे हैं शहडोल ज़िला, शहडोल जो कि एक संभाग भी है और ज़िला भी है और इस संभाग के अंतर्गत कौन-कौन से ज़िले आते हैं? एक तो उमरिया आता है, दूसरा अनूपपुर और तीसरा खुद शहडोल। मतलब शहडोल में कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं। कोई रटने जैसा कुछ है भी नहीं, 3 ज़िले आते हैं, छोटा-सा संभाग है ये। तो हम आप और इसका जो राज्य है, पड़ोसी राज्य जो है, तो वो कौन-सा है अपना छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सीमा यहाँ से लग जाती है छत्तीसगढ़, है ना? बस ये हो गया शहडोल की अवस्थिति हो गई और ये अपने मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी दिशा में है। इसके बाद हम देखते हैं इसका परिचय। शहडोल ज़िले का परिचय क्या है कि भारत के राज्य मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी ज़िले में अवस्थित है, अभी मैंने बताया ये तो। और इसका नाम मतलब ये स्थापित कब हुआ था? राजा विराट राज या मत्स्य राज के नाम पे ये स्थापित हुआ था। कुछ नहीं है इसमें भी, बस राजा का नाम देखना है इसमें तो। फिर इसके बाद अगला क्या है भौगोलिक स्थिति। इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं, भौगोलिक स्थिति देखते हैं या अवस्थिति देखते हैं। तो पठार, इसमें क्या पठार क्या बोलेंगे? दक्कन के पठार। दक्कन का पठार कहाँ आता है अपने? मैक्सिमम कहाँ पे लग रहा है? अपने पश्चिम में लग रहा है। इसीलिए ये दक्कन का पठार में मत समझना इसको। दक्कन के पठार के उत्तर-पूर्वी भाग में है ये और बिहार के छोटा नागपुर पठार तक ये फैला हुआ है। और इसका क्षेत्रफल क्या है इसका? 6205 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सीधे-सीधे याद करने की चीज़ें हैं। पड़ोसी राज्य बताया मैंने छत्तीसगढ़ इसका लगता है पड़ोसी राज्य। इसके आगे अपन देखते हैं कि पड़ोसी जिला। पड़ोसी जिला भी मैंने बताया था और इसमें दिशा के अनुसार हम देखें कि शहडोल के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है और पश्चिम में कौन-सा जिला है। तो उत्तर में अपने सीधी सतना लगता है, अनूपपुर दक्षिण में आ जाता है और पश्चिम में उमरिया आ जाता है। फिर देखेंगे उससे संबंधित संभाग, तो ये भी मैंने पहले ही चर्चा में कह दिया था कि शहडोल का ही शहडोल जिला है, ये शहडोल संभाग का ही शहडोल जिला है। अब इसके वर्षा और तापमान, तो वर्षा और तापमान की बात करते हैं। वर्षा और तापमान सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है क्योंकि ये किसी भी जिले की वर्षा क्या हो रही है और तापमान का स्तर क्या है, उसका फसल भी निर्धारित करता है। उसकी मतलब जो भी वहाँ फसलें हो रही हैं और उसकी जलवायु कैसी है, ये सब उसी से निर्धारित होती है। तो वहाँ की अपनी वर्षा सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश के पूर्वी ज़िले में ही होती है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा है वहाँ की। उसके बाद कर्क रेखा, तो कर्क रेखा क्या है? पहले तो कर्क रेखा मैं बता रही हूँ कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरतम अक्षांश में कर्क रेखा है, जो कि अपने भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। 14 जिलों में जो आज हम पढ़ रहे हैं शहडोल, तो शहडोल इन 14 जिलों में से एक है ना? तो ये हो गया। तो कर्क रेखा की बात हो गई, समझ गए कर्क रेखा। और फिर अभ्यारण्य, अभ्यारण्य देखते हैं कि ये सोन नदी अभ्यारण्य है यहाँ पे, जो सीधी और शहडोल दोनों में आता है। सिर्फ शहडोल में नहीं आता है, सीधी और शहडोल दोनों में आता है ये अभ्यारण्य। उसके बाद देखते हैं फसल। मैंने बताया था कि वर्षा फसल निर्धारित करती है। तो ये सूरजनी की फली, वैसे तो हमारे यहाँ पे इसको मुनगा बोलते हैं अपने पूर्वी जिले में, पर यहाँ इंदौर और ये पश्चिमी भाग में यहाँ पे सहजन भी बोलते हैं कई लोग और सूरजनी की फली भी बोलते हैं, तो ये हो गया मुनगा।
है ना? और इसके अलावा चावल जो मुख्य रूप से उत्पादित होता है, चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का पूर्वी जिले या दक्षिण पूर्वी जिले में होता है, जैसे बालाघाट, शहडोल से भी ज़्यादा बालाघाट में होता है, ये याद रखिएगा। और वन और वनस्पति, यही वर्षा ही निर्धारित करेगी, साल और बांस यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं। फिर मृदा की बात करते हैं, लाल-पीली मृदा। तो लाल-पीली मृदा में एक का मतलब लाल-पीली मृदा क्यों पाई जाती है, ये भी मैं बता दूँ आपको कि लाल मृदा क्यों? फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है लाल-पीली मृदा। और पीली मृदा क्यों है? जलयोजित क्षमता, मतलब जल योजन के कारण वो पीली मृदा, इसका पीली मृदा, मतलब लाल-पीली मृदा का कारण भी जान गए कि फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मृदा और जलयोजित होने के कारण पीली मृदा है। फिर अपन आते हैं नदी और परियोजना। तो यहाँ पे कौन-कौन सी नदियाँ हैं सबको मालूम है, सोन, जोइला, बनास और गोपद। फिर विद्युत परियोजना, कि शहडोल जिले के अंतर्गत कौन-कौन सी विद्युत परियोजना आ रही हैं? तो ये बाणसागर परियोजना कब स्थापित हुई थी? 1994-95 में। इसमें जिले कौन-कौन से अपने? सीधी, शहडोल, रीवा और सतना। और अगर इसकी हम राज्य की बात करें, तो राज्य इसमें कौन-कौन से हैं? अपना एमपी आता है। किस-किस की सहभागिता है इसको बनाने में? तो एमपी, यूपी और बिहार, है ना? और इनका अनुपात देखें तो 2:1:1, मतलब इनकी ये जो सहभागिता है, सबसे ज़्यादा किसका इसमें योगदान है? अपने एमपी का है, और एमपी के शहडोल जिलों। और देवलोन परियोजना भी इसको बोलते हैं। तो शहडोल जिले में ये हो गया बाणसागर परियोजना, और ये हीरवार परियोजना, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी है? 435 मेगावाट, ठीक है, इसकी क्षमता हो गई। अब खनिज देखते हैं कि यहाँ पे यूरेनियम की खदान है, कोयला की खानें हैं सोहागपुर क्षेत्र में, जो कि सबसे मतलब मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। सोहागपुर क्षेत्र शहडोल से लगा हुआ ही है। 3106 किलोमीटर क्षेत्र में 3106 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये सोहागपुर क्षेत्र। और यूरेनियम की खदान वैसे तो छतरपुर में भी है यूरेनियम के खदान, मतलब शहडोल के अलावा अगर ये पूछा जाए कि यूरेनियम की खदान कहाँ-कहाँ पे हैं, तो वैसे शहडोल में है, पर छतरपुर में भी है, और मुख्य रूप से शहडोल में, ये कह सकते हैं। तो यूरेनियम का अपने को ये भी पूछा जाए, जैसे यूरेनियम तो अपना खनिज हो गया, मेन खनिज, इसका अयस्क भी पूछा जाता है। तो अयस्क इसमें क्या आ सकता है? पिच ब्लेंड आ सकता है, नहीं सॉरी, पिच ब्लेंड इसका अयस्क का नाम है। तो ये भी पूछा जाता है कि यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो पिच ब्लेंड, है ना? अब आगे चलते हैं। तो आगे आर्थिक परिदृश्य देखेंगे कि हम शहडोल जिले में आर्थिक रूप से काहे की समृद्धता है। तो इसमें प्रमुख उद्योग कौन-कौन से हैं? कोयला, क्योंकि मैंने बताया अभी 3106 किलोमीटर क्षेत्रफल पे सोहागपुर क्षेत्रफल पे कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो ये हो गया, कोयला उद्योग भी है, सीमेंट उद्योग भी है और विद्युत उद्योग भी है, मुख्य रूप से यही है ना? अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र 1994 में स्थापित हुआ था, तो ये वहाँ पे अनुसंधान केंद्र हैं। आगे देखते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य, संस्कृति, है ना? जनजाति क्या है अपने? बैगा, उरांग, अगरिया और पनका। बैगा, उरांग, पनिका, अगरिया, ये सारी अपनी जनजातियाँ हो गईं। बोली यहाँ पे हिंदी और बघेली है। बघेली वैसे रीवा में बोली जाती है, पर अपने पूरे शहडोल जिले में बघेली ही बोली जाती है। पर्यटन स्थल इसमें विराट मंदिर हो गया, शिव से संबंधित है ये। बाणसागर डैम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, मैंने अभी बताया बाणसागर डैम के बारे में, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की अच्छे से। कंकाली मंदिर, भटिया माता मंदिर और फूलमती मंदिर। ये जो भटिया माता मंदिर है और फूलमती मंदिर है, ये तो एक जैतपुर में है, ये कौन सी? भटिया माता मंदिर। और फूलमती मंदिर है जयसिंह नगर में। तो इनको माना जाता है ये पांडव कालीन मंदिर है, मतलब उस टाइम पे पांडव प्रवास हुआ था जयसिंह नगर शहडोल साइड, तो ये पांडव कालीन मंदिर ही मानी जाती है, भटिया माता मंदिर और फूल माता मंदिर, बस यही है। मेला यहाँ पे बाणगंगा का मेला लगता है। शुरुआत पहले जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी शुरुआत में, तो ये 3 दिन लगता था बस, अब तो वर्तमान में 5 दिन तक खिंच जाता है, मतलब अब 5 दिन का ही मेला माना जाता है। और विराट कहाँ लगता, कहाँ है? विराट मंदिर के प्रांगण में लगता है, और 1895 से ही लग रहा है, आयोजित हो रहा है, और आज भी लग रहा है ये। अब इसमें राजनीतिक परिदृश्य देखेंगे, तो राजनीतिक परिदृश्य क्या है? विधानसभा सीट 3 है, ब्योहारी, जयसिंह नगर, जैतपुर। लोकसभा सीट क्या है? शहडोल है। तो लोकसभा से कौन है अपनी अभी सांसद, कौन है? हिमाद्री सिंह है, बीजेपी की है वो। अब आगे देखते हैं अपन, एक जिला एक उत्पाद।
तो शहडोल जैसे सभी जिलों के अपने-अपने उत्पाद ही होते हैं, सबके फिक्स हैं कि इनका ये है, इनका ये है। तो अपने शहडोल का क्या है, हल्दी, ये हल्दी दिख रही है आपको। और एक जिला एक उत्पाद का मतलब क्या है कि ये योजना लाई क्यों गई? मतलब ये योजना अपने बेरोज़गार बेरोज़गार अभ्यर्थियों को योजना रोज़गार देने के लिए भी सहायक हो सकती है ये। क्या? एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य मेन ये था, है ना? और इससे क्या फ़ायदा क्या हो सकता है अपने? इससे जीडीपी में वृद्धि होती है, जो कि किसी देश और राज्य के विकास के लिए मतलब बहुत मूलभूत तत्व माना जा सकता है कि इसीलिए चालू हुआ है एक राज्य एक जिला एक उत्पाद योजना। तो इसी हिसाब से हर जिले की अपनी कोई ना कोई उत्पाद होता है, तो ये है हल्दी, है ना? हल जनगणना, अब हम जनगणना की बात करते हैं, तो जनसंख्या देखेंगे सबसे पहले, फिर उसका घनत्व देखेंगे, लिंगानुपात देखेंगे, साक्षरता देखेंगे और हम इन सब की परिभाषा भी देखेंगे कि ये है क्या? मतलब घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है और साक्षरता क्या है? तो पहले हम जनसंख्या देखते हैं, तो जनसंख्या सीधा आंकड़ा है, आंकड़ा याद कर लीजिए 10,64,989। फिर घनत्व देखेंगे तो 190 प्रति स्क्वायर किलोमीटर ये अपना घनत्व हो जाएगा। तो घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में उपस्थित लोगों की संख्या घनत्व कहलाती है। लिंगानुपात, लिंगानुपात में क्या होता है? लिंगानुपात मतलब क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की कितनी संख्या है, ये अपना लिंगानुपात है। तो हमारे शहडोल का लिंगानुपात कितना है? 968 मतलब 1000 में 1000 पुरुष में कितनी महिलाएँ हैं वहाँ पे? 968। साक्षरता, साक्षरता की बात करें तो 68.36%। साक्षरता का मतलब अभी मैंने नहीं बताया, साक्षरता का मतलब होता है 7 वर्ष, मतलब 7 वर्ष से 7 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति जिनको पढ़ना और लिखना दोनों आता हो, तो वो हो गया साक्षरता। अब यहाँ पे कोई कुछ अन्य तथ्य हैं, तो अन्य तथ्य बता दूँ कि यहाँ पे गरुड़ सिंह ने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ के गरुड़ सिंह थे जो 1857 की क्रांति। यहाँ के पंडित शंभूनाथ महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो ये दोनों ये फैक्ट हो गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हम आशा करती हूँ कि हमारा आपको ये प्रयास पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे केवीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना होगा। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएँगी और सिर्फ़ शहडोल की ही नहीं, सारे ज़िलों की पीडीएफ वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएँगी। धन्यवाद।